नमस्कार, सिटी विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय कुमार। हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये दिन अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि हैदराबाद का विलय इसी दिन भारत संघ में किया गया था और इसमें अहम भूमिका भारतीय सेना के साथ साथ आर्य समाज की भी थी। आर्य समाज के प्रखर नेता और आर्य प्रतिनिधि सभा काउंसिल के स्टेट प्रेसिडेंट विठल राव आर्य हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को लेकर के किस तरह का उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। 2023 को किस तरह के कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं इस बार? हैदराबाद को जो है 1948 में मुक्ति मिली थी जी। इसको हम अंग्रेजी में लिबरेशन डे भी कर सकते हैं जी। उसमें पूरा निज़ाम का राज्य था और निज़ाम के राज्य से मुक्ति होने के बाद में इस दिन जो है पिछले 13 तारीख से लेकर के आज की 17 तारीख तक जी 3 दिन 3.5 दिन जो है भारत की सेना से जो है निज़ाम की सेना या निज़ाम की पुलिस या रजाकार इन लोगों ने लड़ा। जी। उनको इतना भरोसा था कि हम जो है भारत की सेना को हरा करके एक स्वतंत्र जो है देश इसको हम बनाएंगे, लेकिन ये 3 दिन के अंदर वो सरेंडर कर गए और उनका जो चीफ था आर्मी चीफ जी वो भी जो है सरदार पटेल के सामने जो है सरेंडर कर गए इस दिन खास करके। तो उसके बाद में भारत संघ में इंडियन यूनियन में इसका विलीन किया गया। इसलिए हम इसको जो है निज़ाम के हस्तों से मुक्त पा करके हम एक स्वतंत्र जो है राज्य के रूप में इसको मनाते हैं और इतना उत्साह था उन दिनों में। और आज भी विशेष करके जो है इसमें 3 प्रांत थे। मराठवाड़ा प्रांत था, कर्नाटक प्रांत था, कर्नाटक के 3 ज़िले थे और मराठवाड़ा के 5 ज़िले थे। आज कुछ ज़्यादा ज़िले हो गए होंगे। और जो है पूरे तेलंगाना के उस समय आज जितना प्रांत है वो पूरा प्रांत जो है निज़ाम के स्टेट के अंदर था। इस पूरे प्रांत के अंदर लोगों का जो है बड़ा उत्साह था और आज भी हम ये मानते हैं आर्य समाज के माध्यम से और सारी जो है मेजॉरिटी जनता की तरफ से खास करके जो रिप्रेजेंट करते समय हम बड़े उत्साहित हैं कि हमको आज मुक्ति मिली है। 75 ईयर्स के बाद में जो आज ये 75वां वार्षिक उत्सव 75 ईयर्स पूरे हो गए। इसके बावजूद भी वो यादें, पुरानी यादें जो अन्याय और अत्याचार की थी हमारे ऊपर, जो सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, रजाकारों के द्वारा जो हत्याएं, बलात्कार वगैरह वगैरह हुआ करते थे, उन सब से जो है मुक्ति पा करके जो एक स्वेच्छा के साथ, स्वतंत्रता की सांस जो यहाँ की जनता ने ली थी। इसलिए आज भी उन बातों को याद करके बड़ा उत्साह होता है। जी। अगली पीढ़ी को बहुत सारी जानकारियां ऐसी नहीं मिल पाती हैं जो किताबों में नहीं है। आप लगभग इसके साक्षी रहे हैं, आप आर्य समाज से जुड़े रहे हैं और कई तरह की गतिविधियों में शामिल रहे, आपके करीबी लोग, आपके परिवार के लोग। सर, उन परिस्थितियों पर विस्तार से बात करेंगे जिनको लोगों ने भोगा, खासकर निजाम के शासनकाल में, या फिर रजाकारों का किस तरह का दमन किया जाता था उस जमाने में, उसको लेकर के प्रकाश डालें प्लीज। पर केवल मात्र जो है थोड़ी सी जो है जनसंख्या के हिसाब से विश्लेषण किया जाए तो भी लोगों को जो है शायद साफ साफ पता चल जाएगा। यहाँ जो निजाम राज्य की जनसंख्या 400 सालों के उनके प्रशासन के बावजूद में भी 12% से ज़्यादा यहाँ उनकी जनसंख्या नहीं थी माइनॉरिटी की, और हिंदू प्लस कुछ अदर मिला करके 88% से उसमें हिंदू ही ज़्यादा थे। बाकी जो है कोई ईसाई होगा तो बहुत कम परसेंटेज था। तो उनका एक सपना था जी। पहले तो नहीं था ये, लेकिन बाद में चलते चलते जब ये चला, भारत का जो है आज़ादी का आंदोलन जब तेज हुआ और उन्हें लग रहा था कि भारत जो है आज़ाद होगा, आज नहीं कल आज़ाद होगा, तो हम जो है बीचों बीच में हैं, क्या होगा हमें पता नहीं। लेकिन उनका एक सपना ये था कि इस पूरे राज्य को जो है एक अलग से राज्य जो बनाया जाए, निजाम का राज्य बनाया जाए, उनका ही प्रशासन हमेशा चलता रहे, उनका ही राज चलता रहे, ये उनका सपना था। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि 88% जो हिंदू जनता है जो ग्रामीण इलाकों में भी रहती थी ज़्यादा, उनके पर इतना अत्याचार, आर्थिक रूप से तो वो आदमी नहीं थे, इंसान नहीं थे, पशु की तरह से जो उनकी जीवन जो है शैली थी। इसलिए उनकी पूरी के पूरे गाँव के गाँव जो बंधुआ मजदूर थी। यहाँ की जागीरदारी प्रथा
केवल उनको इतना अधिकार दिया गया था कि भाई आप रेवेन्यू वसूल करके जो है हमें ला करके दे दो खजाने में, बाकी जो इस इलाके में जो भी इलाका आपको अलॉट किया गया है उस इलाके में आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर प्रशासन की या प्रशासन में पटेल और पटवार की कोई बात नहीं सुनता तो उसकी ज़िंदगी जो है ज़िंदगी नहीं होती थी, उसकी मौत के घाटे उतार दिया जाता था आगे। इसीलिए उन्होंने इसको एक जो है कन्वर्ट करने के ढंग से भी आगे बढ़ाया कि भाई ये हिंदू जनता को, हम मुसलमान तो एक एकदम बढ़ा नहीं सकते संख्या, इसलिए हिंदू जनता को कन्वर्ट करते चले जाए ताकि जो है ये जो परसेंटेज बढ़ जाएगा तो यहाँ पर शाश्वत रूप से हमेशा के लिए यहाँ पर हम अपना निज़ाम का राज्य स्थापित कर सकते हैं। इस पॉलिसी के तहत 1927 से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया था। इस बात को हम भाप गए थे, आर्य समाज ने खास करके इस बात को स्मेल कर गया था कि ये जो है रिलीजियस टाइप में जो इसको पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दे करके यहाँ की पूरी जनता को जो है बदलना चाहते हैं, राज्य को भी बदलना चाहते हैं, ये उनकी मंशा थी। इसीलिए यह टकरार दोनों के बीच में हमेशा चल, प्रशासन के बीच में और आर्य समाज के बीच में। आर्य समाज जनता की तरफ से जनता की आवाज़ उठाते हुए जनता की राइट्स के लिए, चाहे वो सिविल राइट्स है, रिलीजियस राइट्स है, इन सभी राइट्स के लिए जो है आर्य समाज बैकबोन की तरह जो है यहाँ की जनता के साथ में खड़ा हो गए। ये लड़ाई संघर्ष चलते रहा 1930 से बहुत तेज़ी से, 1930 से चलते 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 1938-39 की बात मैं विशेष करके बतलाना चाहता हूँ। 38-39 आते हुए इतना जुल्म हो गया कि इस जुल्म को जो है सहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो आर्य समाज ने एक अल्टीमेटम दिया यहाँ की सरकार को। उसने कहा कि भाई अगर हमारे राइट्स की रक्षा नहीं होती है, हमारे धार्मिक अधिकार भी जो होते हैं उसकी राइट्स की रक्षा आप नहीं करते, उन अधिकारों की रक्षा नहीं होती है, तो हम मजबूर हैं आपकी पूरी प्रशासन के खिलाफ में, राजा के खिलाफ में हम जो है एक सत्याग्रह आंदोलन चले। हमारा पूरा विश्वास था, हम कोई जो है वायलेंट नेचर के लोग नहीं थे। हम चाहते थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम जो डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से हम अपनी पूरी लड़ाई को लड़े। इसलिए यहाँ की जनता की आवाज़ के ऊपर आर्य समाज की पूरी ऑल इंडिया की बड़ी जो पूरी जो है भारत में है, जिसको हम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, उन्होंने निर्णय लिया, कई बार पत्र लिखा यहाँ की सरकार को, आश्वासन देकर के किसी भी जो आश्वासन का पालन नहीं करते थे। तो उसके बाद में उन्होंने एक ऐसा जो है ऑर्डर निकाला सरकार ने यहाँ पर, उसको जो है 53 नंबर का ऑर्डर कहा जाता है। वो 53 नंबर का ऑर्डर बहुत ही जुल्म करने वाले जो है उसमें शाखाओं में आता था। तो इतना जुल्म कि उसके बाद में सहन नहीं हो सका, तो हमने सत्याग्रह की घोषणा कर दी और 1938-39 में आर्य समाज के तत्वावधान में पूरे भारत भर से आर्य समाजी लोग आकर के जो सत्याग्रह आना शुरू कर दिए, जत्थों के जत्थे आना शुरू कर दिए। यहाँ जितनी जेलें थी उन दिनों में, एक ही जेल तो बहुत प्रसिद्ध थी, वो चंचलगुड़ा जेल थी, कई जिलों में छोटी मोटी जेलें थी, तो सारी जेलें जितनी भी थी सारी जेलों को भर दिया गया। उनको रखने के लिए जगह नहीं हुई, तो तब जा कर के 13 महीने के पूरे सत्याग्रह के आंदोलन के बाद में निजाम ने घुटने टेक करके आर्य समाज की पूरी मांगों को उन्होंने मान लिया। और हमारे नेता जो पंडित नरेंद्र जी थे, उनको जो है यहाँ से दूर सुदूर जंगल में, अचम्पेट मन्नानूर के जंगल में, वहाँ पर एक जो पुलिस थाना था जिसको जेल कहता थे, काला पानी जेल कहा जाता था, उस काला पानी अंडमान निकोबार जैसे काला पानी जेल में उनको रखा गया था। उनको छोड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं हुई। हमने कहा कि चाहे आप कितनी भी मांगे मान लो, हमारे सारे के सारे नेता जो छूटनी चाहिए, कार्यकर्ता छूटनी चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए। 1 महीना और लंबा चला, 13 महीनों के बाद में जो है ये सत्याग्रह समाप्त हुआ, आर्य समाज की विजय हुई। आर्य समाज का मतलब जो है पूरी जो है यहाँ का जो समाज था, विशेष करके मेजॉरिटी जो समाज था, उन सब का इतना उत्साह बढ़ गया कि वो इस समय जो है आज़ादी की तरफ अपना पग उठाना शुरू कर दिया कि वो हो ना हो। उधर जो भारत में जो है 42 चलते चलते जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। हमें भी एहसास होने लगा तो आज निकल जाए भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो हमारा प्रांत भी आज़ाद होना चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो गया।
पूरे हर साल ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को बिल्कुल। पॉलिटिकल अधिकार विठल दिए। राव साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे, आप चूंकि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपने वो सारा कुछ बहुत स्टडी किया है, झेला है, देखा भी है। आपको क्या लगता है आने वाली पीढ़ी को क्या विस्तार से इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके की एट्रॉसिटी उनके पुरखों ने झेली निजाम शासन के दौरान? क्योंकि आमतौर पर मीडिया में या फिर प्रेस में या सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बातें करने से लोग बचते हैं। आपकी क्या राय है? मेरी राय इसके विपरीत है। जी। बचने की जो नीति है पॉलिटिकल पार्टीज की हो या और किसी की हो, वो बचना इसलिए चाहते हैं कि कहीं जो है फसाद न हो जाए, दंगा न हो जाए, वमनस्य न बढ़ जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, इतिहास की जो है जो यथार्थ होता है ना जी। आदमी को इतिहास अगर ठीक से पढ़ाया ना जाए तो इतिहास की गलतियां जिसने किया है न वो सुधार सकेगा, बिल्कुल। और फिर जो जनता जो है फिर उस प्रकार की गलतियों की उसमें जो फंसेगी नहीं। तो इसलिए इतिहास की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर इतिहास की जानकारी ना हो तो आगे के बारे में आप सोचेंगे। भविष्य तो तभी निर्माण किया जाता है जब इतिहास में हुई गलतियों को जो है दोहराया न जाए, लेकिन उसको जो है जरूर पढ़ा जाए। तो हमारा ये कहना है कि इतिहास की गलतियां जो हुई हैं उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में मेरा ये भी मानना है कि उसके आधार पर ऐसी गलतियां कोई भी समुदाय न करें। जी, दोहराई न जाए। अगर कोई भी समुदाय इसको दोहराता रहेगा तो फिर जो है समाज नहीं बन पाएगा, वो टूटते रहेगा। तो इसलिए भविष्य की दृष्टि से, भविष्य निर्माण की दृष्टि से इतिहास की सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, हम ये मानते हैं। बिल्कुल। निजाम शासन काल के दौरान का ऐसा कोई घटनाक्रम जो बहुत ही विभत्स हो और जिसको चर्चा होनी चाहिए, जिसकी चर्चा, कोई ऐसा वाकया? अब यहाँ से जो है 50-60 किलोमीटर दूर पर सदाशिवपेट है जी। वहाँ पर लगभग जो है 50 दुकानें जला दी गई। यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर पर जो है अंडोल जो है जोगीपेट है, 150 दुकानें वहाँ पर जला दी गई। मराठवाड़ा में जो है कई ऐसे लोग हैं घर में घुस करके उन्होंने जो है मार दिया, गोली से मार दिया कई लोगों को चाकू जंबिया से मार दिया। यहाँ पर जो है कोई भी आदमी हैदराबाद, यहाँ निजामाबाद की बात है, दोपहर में चलते समय राधा कृष्ण जी को दोपहर में कड़ी धूप चल रही, सड़क पर चलते चलते आदमी को छुरा भोंक करके मार दिया। वेद प्रकाश है, यहीं पर जो है बीदर से आगे जो है गांव है, हल्लीखेड़ भी एक गांव है, वहाँ पर भी जो है कई नौजवानों को मार दिया गया, आगे भी मार दिया। कई नौजवानों को इस प्रकार से मार दिया जाता था। बलात्कार की ऐसी घटनाएं हुई है, गर्भवती महिलाओं के पेट में भी छुरा भोंक करके जो है मार दिया जाता था। तो आदमी घर से बाहर निकल करके घर वापस जाने तक उसका कोई भरोसा नहीं होता था, इसलिए शाम होते होते कीवाड़ लगा दिए जाते थे और किसी को भी कहा दिया जाता कि भाई बिना वजह बाहर मत जाइए। लेकिन फिर भी जो लड़ने वाले योद्धा थे वो बिल्कुल सतर्क हुआ करते थे, कहीं से भी कोई भी जो है आक्रमण होता तो तुरंत उसका जो है मुकाबला कर लेते थे। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी घटनाएं हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज जो है खास करके इस बात को मैं इंगित करना चाहता हूँ कि आज जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वो अपने आप को क्लेम कर रही हैं कि हमने जो है लड़ा। देखिए, रजाकार का पीरियड जो है बहुत छोटा पीरियड है। शुरू से 1930 से लेकर के 1946 तक जो है जो ये नीति थी निजाम के राज्य को शाश्वत रूप से स्थापित करने की, इस नीति के तहत समुदाय के लोग साथ साथ जो है प्रशासन की जो पुलिस थी वो पुलिस और रेवेन्यू सारे लोग जो है सरकार की तरफ होकर के मेजॉरिटी जनता को प्रताड़ित करते थे। 46 तक जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नाम मात्र के लिए 1938 में एक बार कांग्रेस 8-10 लोगों का एक ग्रुप जो है थोड़ा सा जो है प्रोटेस्ट किया था। इसी प्रकार से जो है मेरे कम्युनिस्ट भाइयों का भी जो है ये 8-10 लोगों का जो है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। लेकिन जो है उससे बढ़ कर के उनका कोई योगदान जो है पॉलिटिकल रूप में बहुत बड़ा योगदान कहीं नहीं रहा। 1946 तक एक तरफ जो है आंध्र महासभा थी,
जो अपने पॉलिटिकल ढंग से, भाषावादी ढंग से, सांस्कृतिक ढंग से जो है प्रस्ताव वगैरह पारित करती थी। दूसरी तरफ जो है फ्रंट में जो है जितने भी अत्याचार थे, फिजिकली खास करके बातों से भी, मोटिवेट करने के ढंग से भी, प्रेरणा देने के ढंग से भी, आपदा आने पर उनके साथ खड़े होने के ढंग से भी जो है हर मोर्चे पर जो आर्य समाज खड़ा होकर के 1946 तक लड़ा। उसके बाद में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने रिवाइव कर लिया अपने आप को, रामानंद तीर्थ को यहाँ पर भेद करके। रामानंद तीर्थ यहाँ के नहीं थे, वो मराठवाड़ा के थे, हैदराबादी नहीं थे। 1946 में जो है कांग्रेस ने डिसाइड करके यहाँ पर उनको भेजा। उसी तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जो है आंध्र महासभा को स्प्लिट करके, जिसमें जो अतिवादी थे वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिवाइव करके कम्युनिस्ट में चले गए, रवि नारायण रेड्डी जी के नेतृत्व में। बाकी लोग जो है कांग्रेस में शामिल हो। बिल्कुल। तो ये सारी राजनीतिक परिस्थितियां थी उस समय, और निजाम जब हैदराबाद का विलय भारत संघ में हुआ, उसके बाद निजाम को उचित सम्मान भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से। लेकिन कासिम रिजवी एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान भाग गया था, और उसकी चर्चा बहुत होती है एक खलनायक के तौर पर। कासिम रिजवी के बारे में क्या बताएंगे सर? उसकी छवि कैसी थी, वो क्या करता था एक रजाकार होने के नाते? देखिए 1946 में ही जो है एक वॉलेंटियर फोर्स जो है पूरे निजाम शासन, मतलब पुलिस फोर्स अलग थी, बिल्कुल, एक वॉलेंटरी फोर्स जो है हमारे जो माइनॉरिटी भाइयों ने बनाई थी। तो उसमें कासिम रिजवी ने उसका नेतृत्व 1946 में उसके हाथ में आ गया। उसमें हाथ में आने के बाद में वो इतना क्रूर बन गया, इतना क्रूर बन गया कि कहीं पर भी किसी की भी हत्या करने का उसका आदेश था। कोई भी आदमी आपको दिखा, उससे कुछ लेना हो। एक मैं घटना बताता हूँ। मैं एक गांव यहाँ से 150 किलोमीटर दूर पर है जो गुलबर्गा जिले में गिरता है, गुरुमिटकाल गांव का नाम है। वहाँ पर एक व्यापारी किसानों का जो है जो अनाज था वो खरीदता था, उसमें उसको थोड़ा सा लाभ हो गया। रजाकारों की जो है नॉलेज में चली गई ये बात कि भाई ये जो है व्यापारी बहुत पैसा कमा रहा है। तो उन्होंने जो है उसको गांव से गुरुमिटकाल आते तक बीच में रास्ते में रोक लिया, कहा कि भाई तुम्हें हमें जो है पैसा देना पड़ेगा। बोले मैं कहाँ से दूंगा पैसा, तुम कमा रहे हो, पूरा पैसा हमको देना पड़ेगा। उन थोड़ा सा नकार दिया तो उसको वहीं पर खड़े खड़े उसको मार दिया, उसकी दुकान को जला दिया। तो इतना क्रूर जो है उसका जो है रजाकारों का मूवमेंट था 1946 से लेकर के 1948 सरेंडर होने तक। निज़ाम की भी एक क्षण ऐसा मैं कह सकता हूँ कि निज़ाम भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लेकर के जो है आगे नहीं बढ़ सकता था, लागू नहीं कर सकता। निर्णय लिया भी तो लागू नहीं कर सकता। इसलिए पूरा एक ढंग से प्रशासन जो है रजाकारों के हाथ में चला गया था। इसीलिए इस रजाकारों के खिलाफ में जो है, उनकी क्रूरता के खिलाफ में जो लड़ाई लड़नी पड़ी, वो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है आर्य समाज को और जनता को भी। तो निजाम और निजाम के परिवार, उनसे जुड़ी संपत्तियां हैं, भवन है, उसको लोग आज भी एक धरोहर के तौर पर देखते हैं और उनको उचित सम्मान भी मिलता है। कासिम रिजवी तो पाकिस्तान चला गया, क्या कासिम रिजवी से जुड़े जो भवन है या फिर उसकी जो भी चीजें हैं उसके प्रति लोगों की क्या आस्था है, क्या उसको याद करते हैं? कासिम रिजवी साहब हैदराबादी नहीं है जी, वो लातूर से यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ करके जो है वो बन गया, रजाकारों का जो है कैप्टन बन गया। उससे जुड़ी हुई खास कोई जो है चीजें यहाँ पर या नहीं। निजाम प्रशासन 400 सालों से रहा है, कुतुबशाही का भी 200 साल, बाद में उस्मान शाही का। इनसे जुड़ी हुई कई इमारतें हैं। भारत सरकार की यह नीति रही है कि भारत यूनियन में मिलने के बाद में उन राजाओं के साथ में उन जो है जितने भी थे उन सब लोगों को जो है सम्मान सहित जो है इस देश में रहने की इजाज़त दी जाएगी। जैसे 47 में दूसरे राजाओं के साथ में सम्मान दिया गया, यहाँ इतना विरोध होने के बाद में भी फिर भी यहाँ के राजा निज़ाम को जो है पूरे सम्मान के साथ में फिर यहाँ का जो है प्रशासक बना दिया गया। एक ढंग से आप उसको गवर्नर कह सकते हैं, राज प्रमुख उसका जो पद था, लेकिन वो गवर्नर टाइप के थे, एक तरह से ऑनरेरी था। और एक ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर किया जाए तो माना जाता है कि हैदराबाद को लेकर जो संघर्ष था या फिर ऑपरेशन पोलो, इसको लेकर नेहरू और पटेल जी में कुछ मतभेद भी थे। पटेल चाहते थे एक्शन जितनी जल्दी हो सके वो किया जाए, और ऐसा असेसमेंट था कि ऑपरेशन पोलो हो सकता है लंबा खींचेगा, लेकिन जैसा आपने भी बताया कि महज 3 दिन में ही समाप्त हो गया। भारत की सेना उतरी और सारा मामला साफ हो गया।
ऑपरेशन पोलो से जुड़ी किस तरह की घटनाएं जो हैदराबाद के लोगों को जाननी चाहिए, देश के लोगों की जाननी चाहिए, आप बता सकेंगे? ऑपरेशन पोलो जो है, जैसे आपने फरमाया कि लंबा चलेगा, या उनका भी अंदाज था जी। और निज़ाम के खुद जो रजाकारों का खास करके जो है अंदाज था कि हम जो है निज़ाम पूरी भारत की सेना को हरा देंगे। बिल्कुल। लेकिन JN चौधरी जी के नेतृत्व से कहीं पर भी जो है खड़े होकर के इन्होंने टक्कर दिया हो, जी। ऐसा कहीं पर भी ऐसी कोई घटना नहीं मिली। थोड़ा सा जो है नलदुर्ग है, इस तरफ जो है कर्नाटक की तरफ जो एक नलदुर्ग स्थान है जो महाराष्ट्र में भी, मराठवाड़ा में भी चले जाता है, वहाँ पर रोकने की कोशिश की रजाकारों ने, लेकिन जो कुछ ही घंटों में वहाँ पर भी सरेंडर कर गए। क्योंकि वहाँ किले के बाजू से एक छोटा सा बड़ा सा नाला होता है जो प्रोटेक्ट करते रहता है इधर के इलाके को, इधर के इलाके से उधर और या उधर के इलाके से इधर। तो सेना को वहीं पर जो रोक दिए जाने की पूरी योजना बनाई गई, लेकिन देखते देखते जो है घंटों के अंदर ही जो है वहाँ की सेना सरेंडर कर गई। तो कहीं पर भी जो है रजाकार या निज़ाम की सेना या निज़ाम की पुलिस टिक नहीं सकी। हर जगह सरेंडर करते गए, हथियार डालते गए। तो यही जो है, यहीं पर बोलाराम अपने पास में, यहाँ से जो 20 किलोमीटर दूर पे बोलाराम पर भी बहुत कोशिश की सिटी के सरेंडर में। यहाँ से आगे जो है भुवनगिर है, भुवनगिर के पास में भी बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी जो पुल तोड़ने के बावजूद में भी जो है हमारी सेना ने उसको लांघ करके अंदर आ गई। यहाँ पर जो बोलाराम में भी जो है टिक नहीं सके, सरेंडर कर गए। तो हर जगह जो है वो सरेंडर करने के बाद में अंतिम दौर में जो उनको कोई जो है चारा बचा नहीं, इसलिए यहाँ का हेड जो चीफ था, मिलिट्री चीफ, उसको सरेंडर करना। बिल्कुल सर, ये जो एट्रोसिटी की बात आप करते हैं, ये दमन की जो स्थिति थी निजाम के दौरान, निजाम के शासनकाल के दौरान, भले ये कासिम रिजवी या रजाकारों की तरफ से की गई हो, लेकिन इसका असर दूरगामी होता है और दूरगामी हुआ भी। क्या आप मौजूदा सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पर इसका कुछ आंशिक असर आप महसूस कर पाते हैं? सरेंडर करने के बाद में जो है ये अंदाज हमको भी था, आर्य समाज को भी था कि यहाँ पर बहुत बड़ा जो है घटनाएं हो जाएंगी। इससे पहले जो हिंदू लोग मारे गए हैं, इसके बाद में मुसलमान मारे जाएंगे। इस पूरे अंदाज को देखते हुए आर्य समाज ने पूरी शिद्दत के साथ में शांति के लिए जो पूरा प्रयास किया। हमारे नेता नरेंद्र जी की जो बैठक आर्य प्रतिनिधि सभा की है, वहाँ पर निजाम से संबंधित परिवार के लोग हैं या उनसे संबंधित बड़े बड़े लोग आकर के जो मिला करते थे। तो सब लोग जो है मतलब यहाँ पूरी जो शांति स्थापित करने के लिए, भाईचारा फिर बनाने के लिए आर्य समाज ने पूरा प्रयास किया। इतना झेलने के बावजूद में वो एक जो है अन्याय के खिलाफ में हमारी लड़ी थी, एक जस्टिस के लिए थी, एक न्याय के लिए थी, एक अधिकार के लिए थी। हमारा कोई जो उनसे जो दुश्मनी नहीं थी। तो यही जो है बात, परिणाम यही होता है कि अगर जो बहुत लंबा अगर जो है वैमनस्य पैदा करते हैं तो समुदायों के बीच में एक टकराव हो जाता है, एक संघर्ष हो जाता है, हत्याएं हो जाती हैं, अशांति पैदा होती है। वो जो है किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल। और आर्य समाज अपने आप में बहुत ही जिम्मेदार और समाज से एक तरह से वो अपना उनका गहरा नाता है, और उस लिहाज से आर्य समाज की भूमिका की आज भी ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से बड़ी सराहना की जाती है। अब जो कुछ हुआ वो एक ऐतिहासिक घटना है। अगर उसका दूरगामी सामाजिक और दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये एक समाज की अच्छाई की बात है, जिसका जिक्र भी विठल राव साहब ने किया। सर, मौजूदा राजनीति की अगर हम बात करें तो जिस तरीके का कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर, सरकारी तौर पर कराया जाता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो विरोधी पक्ष के हैं वो इस कार्यक्रम को अलग तरह से, अलग रंग देकर के मनाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा इतना ही कहना, देखिए पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी है केंद्र में शासन कर रही है, अधिकार में है, चाहे वो पार्टी हो या विपक्ष में जितनी पार्टियां हो, पार्टियों को सतही तौर पर जो है, एक आदमी चाहते हैं कि सतही तौर पर जो लोगों को मिला करके चले, दूसरा चाहता है कि ये जो है बोलते बोलते इसमें ज़्यादा वैमनस्य पैदा हो जाए।
जी। अगर खुल वो करके भी जो है खुल करके बात करें, बीआरएस कहीं न कहीं बहुत रिलक्टेंट है इस तरह के कार्यक्रम बहुत करने के आधिकारिक तौर पर रिलेक्टेंट जो है आदमी के प्रति हो जाए, दोस्ताना हो जाए, ये अच्छी बात है। पर जो सोच है उस सोच को राजनीति से मिलाना, मतलब रिलीजियस सोच को राजनीति से पूरी तरह से मिलाना और उसकी राजनीति करना, वो आज निकल जो है फिर जो है नुकसान देगा। बिल्कुल। और आपसे मिलकर के चले ये अच्छी बात है, हर समुदाय से मिलकर के चले अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक सोच को जो है बदलना पड़ेगा उनको। एक रिलीजियस को आप अपना राइट है अपना पालन किया, हमने भी अपने राइट्स के लिए जो उस समय लड़ा था, तो हम भी अपने राइट्स को पालन करेंगे, आप भी करिए। पर इसको राजनीतिक पूरा जो स्वरूप दे दिया जाए, चाहे ये पार्टी दे या वो पार्टी दे, ये दोनों भी। जैसे इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार तेलंगाना में आती है तो इसको बहुत व्यापक और बड़े समारोहपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, और मौजूदा परिस्थितियों में कुछ पार्टी अलायंस की वजह से, सरकार की मजबूरियों की वजह से बहुत व्यापक और प्रभावी तरीके से कार्यक्रम आयोजित नहीं होते हैं। नहीं, बात देखिए, इस प्रांत की जो है आज़ादी है, ये मुक्ति है और आज़ादी है। बिल्कुल। और इस प्रांत की आज़ादी जब 17 सितंबर को हुई है, हम मुक्त हुए हैं, भारत में विलीन हुए हैं, संघ में विलीन हुए हैं, तो ये यहाँ की जनता का एक राइट बनना चाहिए, बड़े उत्साहपूर्वक इसको मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। इसको लिपापोती करके मनाने में कोई फायदा नहीं है। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी G20 का जो है सम्मेलन हुआ, प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की, भारत ने अध्यक्षता की, वैश्विक समाज को भी जो अगर एक परिवार के रूप में, एक अर्थ के रूप में, एक फैमिली के रूप में अगर लाना है, तो आपको कहीं ना कहीं जो है नैरो माइंडेड की जितनी भी जो विचारधारा है, चाहे वो आर्थिक संबंधी विचारधारा है, पॉलिटिकल संबंधी विचारधारा है या रिलीजियस संबंधी विचारधारा है, उसको आप जो है और नैरो डाउन करके उसको उदारवादी बनाना पड़ेगा। और ये उदारवादी नीति हमेशा वेदों में रही है। वेद में साफ कहा है, सब लोग मिलकर के संगच्छध्वम सुमोदंदम समो मनांसी जानतम, सब मिलकर के चलने की बात की है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये पूरा जो विश्व जो है एक जो घोंसला है, सबके लिए है, तो इसमें सबका अधिकार होना चाहिए, सबका राइट होना चाहिए। इसलिए आर्थिक रूप से भी जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है शोषण वो न करे, एक्सप्लॉइट न करे। उसी प्रकार से आर्थिक भी जो है ये दोनों बातों से जुड़ी हुई है। समाज में एक रिलीजन पॉइंट जुड़ा हुआ है और उससे ये दोनों बातों से जुड़ा हुआ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को भी उदारवादी बनाना पड़ेगा, रिलीजियस को भी जो है वसुधैव कुटुंबकम की जो धारा में लाना पड़ेगा, और जो अर्थ को भी जो है इस धारा में लाए बिना भारत में जो राजनीति का भविष्य भी जो है हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा, या विश्व में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। बिल्कुल। तो 17 सितंबर का ये जो दिन है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है। खासकर हैदराबाद लिबरेशन की जो घटना है, मुक्ति संग्राम की घटना है, बहुत बड़ी घटना है, जिसमें भारतीय सेना के साथ साथ आर्य समाज और आम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसका विठल और आर्य साहब ने जिक्र भी किया और विस्तार से बताया कि किस तरह की भूमिका थी उस समय के निजाम शासन में। जो रजाकार थे उनकी एट्रॉसिटी क्या थी, आम लोगों की किस तरह की तकलीफें थी, जिसको उन्होंने लंबे समय तक झेला और सामाजिक आर्थिक तरीके से उन्हें बहुत दबाया गया। लेकिन समय के हिसाब से साल दर साल, दशक दर दशक ये परिस्थितियां बदली, और आज जो ऐतिहासिक तथ्य है उसका दुष्प्रभाव आज मौजूदा समाज पर नहीं पड़ रहा है। लोग अमन चैन के साथ, भाईचारे के साथ एक साथ रह रहे हैं। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विठल राव साहब, और इस पूरी बातचीत के लिए भी धन्यवाद।